अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकेंड ईयर। मुबारक हो, आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर। आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा कि यूनिट नंबर 9 है ये। पहले 8 यूनिट जो हैं वो फर्स्ट ईयर से हैं और अगले 8 यूनिट फिज़िक्स में सेकेंड ईयर से हैं। तो इक्वली सिलेबस है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया हुआ है और फर्स्ट ईयर आपने एक साल पहले छोड़ दी थी क्योंकि आपने एक साल सेकेंड ईयर में लगाया, तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस अगर आपको मुश्किल लगा है, मुझे नहीं उम्मीद कि आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन खैर सेकेंड ईयर में आप इंजॉय करेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर आप रिसेंटली पढ़ के आपने पेपर्स चाहे नहीं दिए लेकिन रिसेंटली आपने पढ़ा है। तो यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 है और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड ईयर लगती मुश्किल है, लगती है, मैंने कहा लगती मुश्किल है लेकिन है नहीं। अब देखेंगे कि सेकेंड ईयर के से जो आपको डर लगता है वो डर खत्म होगा अगर आपने इनके लेक्चर्स को साथ साथ पढ़ा और साथ साथ आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं और साथ साथ इससे रेलेवेंट प्रैक्टिस भी करनी है उससे, उस मटेरियल से जो आपने एफएससी में ऑब्जेक्टिव की बुक से प्रिपरेशन की थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज। ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन रेस्ट, स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमने चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करना है। अगर चार्जेस रेस्ट में हैं और उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर यही चार्जेस मोशन में आएंगे तो हम कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और मोशन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो वो चैप्टर नंबर 14 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्जेस पे फोकस करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला वर्ड था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इंट्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज ऑफ अ मटेरियल, बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब एक मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसका कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट का नाम है, उसकी उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। अगर किसी बॉडी के पास ना इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ना मैग्नेटिक इफेक्ट हो तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का ना चार्ज, ना इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और ना मैग्नेटिक। इस तरह गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उन सब का कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। इसलिए यहां से ये बात याद रख लीजिए कि जो बॉडीज न्यूट्रल होती हैं वो ना इलेक्ट्रिक और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो सकती, अफेक्ट नहीं हो सकती। वेयर डू चार्जेस कम फ्रॉम? ये चार्जेस आते कहां से? वो वेरी सिंपल। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं सोडियम की, चले ये आपके पास एक एटम है जो आपको नजर आ रहा है और इसमें ये क्या पड़े हुए हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आप देखें इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 3। न्यूट्रॉन भी 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। अगर कोई ऐसा तरीकाकार हो कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इसमें नेट प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो 3 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो हम कहेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हर मटेरियल एटम से बना है और उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये एक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि इसमें जो होते हैं ना अनलाइक चार्जेस, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके दरमियान बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस दोनों नेगेटिव, दुश्मनी है एक दूसरे से।
तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब ये फोर्स किस तरह से एक्ट करेंगे इसके बारे में हमें कॉलम्स ने बताया कि ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं, रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं। वो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो फोर्स किन मैनर्स में लगेगी, इसके बारे में कॉलम्स लॉ बताएगा। अभी फर्दर हम प्रोसीड करते हैं कि हम जितनी भी फिजिक्स पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, आपने जो भी पढ़ना है उन सब में इस बात का ख्याल रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज in an isolated system, sum of total charge remains constant whatever change take place in the system। सिस्टम में कुछ भी हो लेकिन ओवरऑल चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे किरचॉफ्स करंट रूल है, उस रूल में हम ये पढ़ते हैं, वो रूल किस पे बेस करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितना चार्ज इन हो रहा है उतना ही चार्ज आउट होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज का मतलब होता है डिस्क्रीट, तो हर मटेरियल बॉडी के ऊपर चार्ज क्वांटाइज्ड है। फॉर एग्जांपल क्वांटाइज का मतलब यह है कि किसी भी मटेरियल बॉडी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड यही होती है। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब डिस्क्रीट कर देता है इसको, ऐसा नहीं है कि 1.6 से 0.5 मल्टीप्लाई हो जाए। ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी में बी। अब मे बी में एक ऑप्शन ये आ जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक आ जाता है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एक वैल्यू आ जाती है 7/5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जरा देख लीजिए कि ये भी इंटीजर नहीं बन रहा, 7 पूरा 5 से डिवाइड नहीं होता, ये भी इंटीजर नहीं बन रहा, तो द ओनली ऑप्शन इज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडीज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल क्या है, दिस इज फंडामेंटल, तो भूलना नहीं है, दिस इज फंडामेंटल। फंडामेंटल ये है कि 1.6 यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज फंडामेंटल, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज, चाहे वो बॉडी छोटी हो साइज में, चाहे वो बॉडी बहुत बड़ी हो। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैस। ओके, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी का मैस नहीं है लेकिन उसके ऊपर चार्ज हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस, although mass can exist without charge, यहाँ आउट लिखना था, यानी मैस चार्ज के बगैर पॉसिबल है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब अगर आप रेस्ट पे हैं, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अगर हम इसको बहुत हाई स्पीड से मूव करवाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज वेरी नहीं करेगा। रिलेटिविस्टिक फेनोमेना एक्चुअली क्या कहता है, रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है कि चीजें बदल जाती हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा स्पीड से मूव करवाते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 19 में मॉडर्न फिजिक्स में ये पढ़ा कि अगर एक बॉडी बहुत हाई स्पीड से मूव करेगी तो उसका मैस वेरी कर सकता है, उसकी लेंथ वेरी कर सकती है, लेंथ वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये चीजें बदलती हैं, बट चार्ज इज इनवेरिएंट। Charge is scalar quantity and its SI unit is coulomb, that is not base unit, ये बेस यूनिट नहीं है। और इसको हम चार्ज को कहते हैं, चार्ज का एक और नाम भी होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
quantity of electricity. A charge at rest produces only electric field. Concentrate on this. अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये अराउंड इटसेल्फ। A charge moving with uniform velocity produces electric and magnetic field both, और ये बोथ यूनिफॉर्म होंगे, यानी अगर चार्ज खुद यूनिफॉर्म है तो वो प्रोड्यूस दो फील्ड करेंगे। ये गलत फहमी दूर कर लीजिएगा कि चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या वेरिएबल मोशन में है मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। आज ये बात याद रख लीजिए कि चार्ज अगर मोशन में है, कता नजर इसके कि वो मोशन कौन सी है, चार्ज मोशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। अब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो यहां यूनिफॉर्म लिख दो, अगर वेरिएबल मोशन है तो यहां पर वेरिएबल लिख दो। यानी इफ अ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ अ चार्ज इज इन वेरिएबल मोशन, वेरिएबल मोशन का मतलब पता क्या होता है? एक्सेलरेटेड। So if a charge is accelerated, it will produce a variable magnetic field. If a charge is in uniform motion, it will produce uniform magnetic field. इसलिए ये लफ्ज लिखा हुआ है an accelerated, यानी एक ऐसा चार्ज जो वेरिएबल मोशन में होगा, emit electromagnetic radiation. What does it mean? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ही ये होता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, नॉट यूनिफॉर्म। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा जो कि चेंज हो रहा होगा। तो चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वो ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि चार्जेस के दरमियान, लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात जो हमने की, इसको किसने एक्सप्लेन किया? जनाब बेमोहतरम कूलम साहब ने। कूलम ने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सप्लेन किया, और ये एक मिलिट्री इंजीनियर था जो पहले मिलिट्री में था, लेकिन 10 साल इसने मिलिट्री में काम किया और उसके बाद ये वापस आके रिसर्च की तरफ वापस चला गया, और इसने ये रिसर्च की कि दो चार्जेस के दरमियान, अब दो कौन से चार्जेस जो पॉइंट चार्जेस हों, यानी द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान। व्हाट आर पॉइंट चार्जेस? अगर एक चार्ज ये है और एक दूसरा चार्ज ये है, इसका साइज और इसका साइज, इनके दरमियान सेपरेशन से बहुत कम है, तो ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होंगे। याद रखिए ये फोर्स, जिस फोर्स की बात करता है ये तभी उसी फोर्स की बात करता है जब चार्जेस कहाँ पे हों? रेस्ट पे हों। इसकी इसी कारनामे की वजह से 1908 में इसकी ऑनर में चार्ज का यूनिट क्या रखा गया? कूलम। और चार्ज दो बेस क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है, खुद बेस नहीं है। I इज करंट एंड T इज सेकेंड। So force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitudes, यानी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज एक चार्ज ये है Q1 और दूसरा चार्ज ये है Q2। अब इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो मेजर होगी फ्रॉम देयर सेंटर्स, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। दिस इज डिस्टेंस, प्रोडक्ट है ये। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट।
ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट मैटर कर रही है। व्हाट मैटर्स इन कूलम्स लॉ? प्रोडक्ट। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसने एक फॉर्म कांस्टेंट लिखा जिसका नाम है K। अब ये जो K था ये कूलम ने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया। आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो क्वांटिटीज के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी हो, ये खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट लिखा जाता है। लेकिन वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट के बारे में कूलम्स ने बताया, और वो K है K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है, याद रखना, डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या आप किस सिस्टम में बात कर रहे हैं? एक, और दूसरा है मीडियम पे। सो कूलम्स कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन two things. One is the system of units and the other thing is what is the medium between charges. इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई, दैट इज 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप इस यूनिट के इस कांस्टेंट के यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो K को एक साइड पे कर लो, ये तो आपको करना आता है, 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है K की वैल्यू। K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। K डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अब ये फोर्स कैसे एक्ट करती है ये हम सब जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वेक्टर जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है। अब ये अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला चार्ज यानी Q1 और ये Q2 है, Q1 Q2 के ऊपर भी फोर्स स्ट्रेट लाइन में लगाएगा। सो फोर्स एक्ट्स इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्ट्रेट लाइन में लगेगी। इसमें ये पहले वाला जो डिजिट लिखा होगा इसका मतलब होगा ऑन, और जो बाद में लिखा होगा उसका मतलब होगा ड्यू टू। यानी अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा फोर्स ऑन चार्ज 1। दिस F12 का मतलब क्या है? F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। यानी चार्ज 1 के ऊपर जो चार्ज 2 ने फोर्स अप्लाई की। और F21 का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप कि चार्ज ऑन 2 यानी चार्ज नंबर 2 ड्यू टू चार्ज नंबर 1। अब ये बताता है हमें न्यूटन। ये देखें, पढ़ हम क्या रहे हैं कूलम, लेकिन याद हमें क्या कौन आ रहा है? न्यूटन, जिसने कहा था कि फोर्स पेयर में एक्ट करती है। फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, यानी फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करेगी। जैसे आपके सामने एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स सिंगल फोर्स नहीं लग रही। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है, थर्ड लॉ भी यही कह रहा है, अगर इस पे एक्शन हो रहा है तो इस पे क्या हो रहा है? रिएक्शन। सो कूलम्स लॉ इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी फोर्सेस एक्ट ऑलवेज इन पेयर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है एक के ऊपर। अच्छा जी, जैसे वो कहता है टू एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यहां पर भी वही बात आ रही है। आप जरा देखें 1 2 इधर को है और 2 1 इस तरफ को है, तो फिर मैं लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सो दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। और कूलम्स लॉ जो है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी का एनालॉग है। ये क्या होता है? एनालॉग। एनालॉग होता है एक जैसी चीज नजर आए ना आपको तो हम उसको एनालॉग कहते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी है Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर, और कूलम्स लॉ बनता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ एंड दिस इज कूलम्स लॉ। दे आर एनालॉग ऑफ ईच अदर।
क्यों? क्योंकि ये भी इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। फार्मूला ये दो मैसेज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के। और एक बात, ये दोनों ये वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ कूलम यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ फोर्सेस आर म्यूचुअल, यानी दोनों फोर्सेस म्यूचुअल हैं। मसलन एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इस यानी ये चार्ज है, सपोज Q1 है 100 माइक्रोकूलम और Q2 है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, Q1 100 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम। इफ Q1 acts a force of 100 Newton on Q2, then Q2 also acts a force of 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन ही लगाएगा ऑन Q1। तो दोनों की फोर्स, ये नहीं है कि ये साइज में बड़ा था तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये साइज में छोटा तो ये कम फोर्स लगाएगा। अगर मैं कहता हूं इस पॉइंटर का अपना वेट है 5 न्यूटन, अर्थ इसको अपनी तरफ 5 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रही है, ये भी 5 न्यूटन से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्सेस स्ट्रेट लाइन में एक्ट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब वो जो हम बात कर रहे थे के की, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर मैं इसमें से एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इज परमिटिविटी of free space. So epsilon naught is permittivity of free space. अब what is permittivity? देखें, चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उनको कोई ना कोई मीडियम अलाउ करता है। जो फ्री स्पेस होती है वो कितना अलाउ करती है? दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सपेरिमेंटली उसने वैल्यू कैलकुलेट की तो इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इन दोनों को आपने रेसिप्रोकल में लिखना, याद रखिएगा, क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आते हैं। यूनिट्स की बात कर रहा हूं, इनके यूनिट्स रेसिप्रोकल में आते हैं। और इसका यूनिट और भी लिखा जा सकता है, वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी से एप्सिलॉन नॉट को आप यूं कर लो CD ओवर ए, तो सी का यूनिट है जनाब फैरड, डी का यूनिट है मीटर और मीटर स्क्वायर, सो फैरड पर मीटर। तो आपने कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि फैरड पर मीटर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने तो पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना। तो ये है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है तो तब हम बात करते हैं, मैं इसकी कूलम्स लॉ की पहले आपको बता दूं वेक्टोरियल फॉर्म क्या होती है, फिर अगली बात करते हैं वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, फिर इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेक्टर फॉर्म में जब आपने लिखना है F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यहां पर यूनिट वेक्टर लगेगा। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। जैसे यहां पर एक एरिया वेक्टर है तो यहां n लिख लेते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर ने हमें फोर्स की डायरेक्शन बताई, ठीक है। इस तरह F21 के लिए हम लिखेंगे, F21 के लिए के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21, ये यूनिट वेक्टर है इसका। तो ये R12 और R21 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये है वेक्टर फॉर्म। अब ये है एक बात जो है इफेक्ट ऑफ मीडियम, बड़ी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ मीडियम। पहली बात है व्हाट इज मीडियम, कि मीडियम क्या है।
मीडियम एक इंसुलेटर मटेरियल है, जैसा कि मिका शीट, मिका सिंगनी, मिका शीट, और इस तरह से ग्लास कह सकते हैं, ग्लास मटेरियल है। कोई भी अगर मटेरियल आप रख देते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो फोर्स के साथ क्या होगा। रिमेंबर, आज एक बात याद रख लें, कि मीडियम की वजह से, ड्यू टू मीडियम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एनर्जी, 1 2 3 4 5 6, these all quantities decrease। आप कहेंगे कि मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, तो मैंने आपको जनरल बता दिया। इस पूरे यूनिट में ये जो चीजें आपके सामने हैं ये बार बार आएंगी, तो इन सब ने डिक्रीज करना है मीडियम की वजह से, सिवाय, यानी हर किसी ने डिक्रीज कर जाना है सिवाय कैपेसिटेंस के। तो फिर आपने ये बात भूलनी नहीं है कि जनाब मीडियम के आने की वजह से ये तमाम क्वांटिटीज डिक्रीज करेंगी सिवाय कैपेसिटेंस के। अब कैसे डिक्रीज करेंगी, शॉर्टकट्स के साथ खेलते हैं, लेकिन अभी बाद में, मैं आपको पहले ये समझा दूं। एफ मीडियम जब लिखेंगे ना तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये सारा और ये सारा क्या बना रहा है, एफ वैक्यूम। एफ मीडियम इज लेस देन एफ वैक्यूम, क्योंकि एफ मीडियम जब बनेगा एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे एफ वैक्यूम को तो बनेगी ये, और एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। आप मटेरियल के लिए देख लें, एयर में भी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल लेते हैं। एमोनिया, ठीक है, बेकलाइट, बेंजीन, जर्मेनियम, ग्लास, आप किसी में भी देख लें, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी वैल्यू डिवाइड करे डिनोमिनेटर में होगी, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू को डिक्रीज, ये वैक्यूम को डिक्रीज नहीं कर रही। चले मैं आपको एक और अंदाज से लिख के दिखाऊं, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम। अब तो आप समझ गए होंगे कि कौन बड़ी है वैल्यू, बड़े छोटे की तमीज मैंने आपको सिखाई हुई है। एफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन एफ मीडियम, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, ये है ग्रेटर देन 1, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, और ये यूनिटलेस होती है, एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस, क्योंकि इट इज रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस। अगर आप एप्सिलॉन आर को एक साइड पे कर लें तो आएगा एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम। अब आपको शॉर्टकट समझाऊं, जनरल, तमाम वो क्वांटिटीज जिनके बारे में मैंने बात की, अगर मैं कहता हूं एफ मीडियम, एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम और एप्सिलॉन आर, इंशाल्लाह ताला आपको ये बातें इतनी शॉर्टकट्स लगे, इतने आसान सवाल ये बनेंगे, इससे मुश्किल होंगे सवाल, लेकिन आप विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 2 3 4 5 सेकेंड आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैं सवाल की तरफ भी बढ़ता हूं। एफ मीडियम का फार्मूला ये, ई मीडियम का फार्मूला ये, वी मीडियम का फार्मूला, वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। इस तरह एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं तो ये भी आएगी इसी तरह से ओवर एप्सिलॉन आर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं अगर बात करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। सपोज मैं कहता हूं, क्वेश्चन एक दे देता हूं आपको इससे रेलेवेंट, कि इफ डाइलेक्ट्रिक 5 2
डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5। कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी को सी भी कहा जा सकता, के भी कहा जा सकता, इसलिए के कहा जाए अगर कि के इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो के रिलेटिव परमिटिविटी है। आपने ये नहीं समझना कि के कूलम कांस्टेंट है। के रिलेटिव परमिटिविटी के साथ लिखा होगा तो वो रिलेटिव परमिटिविटी है, के साथ लिखा होगा ये कूलम कांस्टेंट है तो ये के कूलम कांस्टेंट है। के एक जर्नल, के कूलम कांस्टेंट नहीं है, एक्चुअली कूलम कांस्टेंट का नाम रखा गया के। कूलम कांस्टेंट एक्चुअली है 1/4 epsilon0। If dielectric of epsilon r is equal to 5 is inserted between charges, फोर्स भी कम। अब पहले वाली फोर्स हमें गिवन होगी, ठीक है, विदाउट मीडियम इज 100 न्यूटन। अब डाइलेक्ट्रिक जब आपने उसमें इंसर्ट कर दिया तो क्या आएगा, एफ मीडियम एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। अब ऐसा ही एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मसलन मैं जरा 1-2 पेजेस क्रिएट कर लूं, कॉन्सेप्ट तो आपको समझाना ही है। फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज 100 न्यूटन इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5 इज क्या लिखेंगे। अब इसका सेंटेंस में जरा सोच लूं, फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ ठीक है, इन प्रेजेंस ये है 100 न्यूटन। इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5, ये है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, इज इजेक्टेड फ्रॉम द चार्जेस, देन रिमूव कर लें, इज रिमूव्ड फ्रॉम चार्जेस, देन अब शॉर्टकट क्या है, मल्टीप्लाई कर दो 5 × 100 500। अगर मीडियम को निकाल दिया जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड, दो चीजें होगी, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर मीडियम आया है, अगर मीडियम आता है तो डिवाइड, मीडियम निकलता है तो मल्टीप्लाई। क्योंकि मीडियम के निकलने से आप मुझे आप खुद बताओ, चीज ज्यादा करनी है, बढ़ानी है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर हमने कम करनी है कोई चीज तो डिवाइड कर देंगे। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि चार्ज जिसके दरमियान से मीडियम को रिमूव कर दिया जाए। अब रिमूव किया जाएगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगी। अब बढ़नी मल्टीप्लाई से ही है, एडिशन से नहीं होगी, ठीक है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहां नहीं करेंगे। ये ऐसी है, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू एफ मीडियम इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब प्रेजेंस में थी जनाब 100 और ये 5 है तो एफ वैक्यूम निकला है। तो आप शॉर्टकट्स पे ध्यान में शॉर्टकट्स को ध्यान में रखिएगा। अगर मीडियम एंटर कर रहे हैं तो डिवाइड, रिमूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये याद रखना है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ई कहता है कि n यानी नंबर ऑफ चार्जेस ऑन n इज इक्वल टू Q ओवर E। 1 कूलम 1.6 × 10⁻⁻19, एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे कूलम्स लॉ से रेलेवेंट एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।